नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ निमसा में। आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। मेहनत हमेशा रंग लाती है। अगर कोई भी मेहनत करता है तो उसका मेहनत ज़रूर कुछ-कुछ अच्छा परिणाम लेकर आती है। हाँ, देर से सही, दुरुस्त से सही, लेकिन एक दिन इतना बेहतर होगा कि जिस समय अ, वास्तव में कामयाबी शोर मचाएगी। तो इसी आशा और अपेक्षाओं को लेकर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। साथियों, हम अपने पिछले एपिसोड में पढ़ रहे थे कि माँ भारती का मस्तिष्क कहे जाने वाले अपने जम्मू-कश्मीर के बारे में, जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक इतिहास को पढ़ा, जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय पढ़ा और इसके साथ ही जो जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जे वाला आर्टिकल था 370, उनके संदर्भ में कुछ-कुछ जानकारियाँ पढ़ी, लेकिन हमारा महत्वपूर्ण फ़ोकस था, वो केवल और केवल किस पे था? वो था अपने जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक इतिहास पर कि कब प्रधानमंत्री बना पहला, कौन था? जैसे मेहरचंद महाजन की बात की, उनके बाद अगर 1948 के मार्च में, मेरे ख्याल से 1948 में एक नए प्रधानमंत्री बनते हैं जिनका नाम होता है अपने शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला के बाद 1953 में उन्हें नज़रबंद कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है कुछ कारणवश, क्योंकि सरकार और जो शेख साहब के जो फैसले थे उसमें शेख अब्दुल्ला के फैसले कुछ पाकिस्तान की ओर थे और सरकार के फैसले कुछ ऐसे नहीं थे। और आखिरकार 1965 में आपको पता होगा कि जो प्रधानमंत्री का पद है अपने जम्मू कश्मीर में, आपको पता होगा एक देश दो विधान ऐसा करके बात चली थी, या एक देश दो संविधान जैसे बात चली थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान था। इन सब के बारे में पढ़ा। नए मुख्यमंत्री बने 1965 में पहली बार अपने गुलाब मोहम्मद साजिद नाम करके। तो और फिर 2000 बीच में छोड़ के सीधे आए अगर 2014 के चुनाव में, तो बीजेपी के नेतृत्व, बीजेपी के साथ गठबंधन किया। महबूबा मुफ्ती के पिताजी पहले बने थे मुख्यमंत्री, लेकिन 2016 में उनकी मृत्यु के बाद महबूबा मुफ्ती बनी और महबूबा मुफ्ती ज्यों ही मुख्यमंत्री बनती है तो उनके कुछ समय बाद बीजेपी अपना गठबंधन वापस ले लेती है, अपना अपना समर्थन वापस ले लेती है, जिसके कारण महबूबा मुफ्ती को विश्वास मत खो दिया उसने, और ज्यों ही उसने विश्वास मत खोया तो राष्ट्रपति शासन लगाया गया जम्मू कश्मीर में, और राष्ट्रपति शासन के बाद ही उन्होंने जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम है उन 2019 उनको लागू करने का प्रयास भी किया और हालांकि लागू भी कर दिया गया इनके बारे में। और 31 अक्टूबर 2019 को बाकी राज्यों की तरह या बाकी केंद्र शासित प्रदेशों की तरह जम्मू कश्मीर भी राज्य की श्रेणी से हटकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया और उनके दो टुकड़े कर दिए गए, एक लद्दाख को अलग कर दिया गया और दूसरा जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया। आज हम साथियों इसी घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक उस राज्य की बात करेंगे जो सिखों का राज्य है। कहने का मतलब है कि जिसमें सिख बाहुल्य है। गुरु नानक है, गुरु गोविंद सिंह के बारे में हमने सबने पढ़ा है, गुरु अर्जुन देव है, अपने गुरु तेग बहादुर है। तो उन सब की तपोभूमि है, उन तपोभूमि के बारे में या उन सब की कर्म भूमि के बारे में हम आज बात करेंगे। इन्हीं के साथ ही साथियों हम एक और बात करेंगे आज कि सिक्किम राज्य का मतलब हिंदुस्तान में विलय या भारत में विलय किस प्रकार हुआ। तो जैसा कि हमने बात की पहले कि पंजाब कौन सा राज्य है? पंजाब। वैसे नाम से ही पता चलता है, 5 नदियों का आप मतलब 5 नदियों का समूह है, 5 नदियों का मिलने का क्षेत्र है, संगम है, इसीलिए इसका नाम क्या है? पंजाब। साथियों, अगर आपने मेरे पिछले एपिसोडों में देखा होगा तो वहाँ हमने ज़िक्र किया था जिस समय हमारे देश में पहला आम चुनाव हो रहा था 1952 का। उस समय पंजाब की वजह से हमारे आम चुनावों को रोकना पड़ा। पंजाब में हमारा देश जिस समय आज़ाद हुआ उस समय से ही पंजाब में हिंसक क्रांतियाँ होनी शुरू हो गई थी। तो ख़ैर ये हिंसक क्रांतियाँ कब तक चली और आखिरकार ये क्रांतियाँ धीरे-धीरे बड़ी होते-होते एक दिन खालिस्तान की माँग कर देती है और कहीं न कहीं आखिरकार जो अकाल तख्त है, जो सिखों का जो सबसे पवित्र स्थान है या जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, वहाँ पर भी ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर सोने के मंदिर पर भी हमें तोप के गोले दागने पड़ते हैं। कहने का मतलब है ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ता है, जिससे कि कुछ जैसे हम आगे बात करेंगे कि उससे अपने जो सिख कौम है उनको धब्बा लगा था गहरा, मतलब उनको सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हो गया था एक बार उनके प्रति कि सरकार सिख कौम के साथ अच्छा
नहीं कर पा रही है। तो साथियों, अभी हम कौम के संदर्भ में बात नहीं करें, पहले बात करें पंजाब की। तो जैसा कि कहा गया है कि जैसा कि हमने सबने पढ़ा है, 1947 में अपना देश आजाद हुआ। आजाद कब हुआ? 1947। और 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। क्या लागू हुआ? संविधान लागू। ठीक है। और 1952 में पहले आम चुनाव हुए। साथियों, हम सबको पता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनको भाषा के आधार पर बना दिया गया 1950 में ही। जैसे कि हमने पढ़ा था, दिसंबर 1952 में देश की पहली या देश का पहला वो राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसे भाषा के आधार पर बनाया गया। कोटू श्री रामुलु, जिनका वो अनशन सफल हुआ आखिरकार। हालांकि अनशन तो सफल हो गया, लेकिन वो खुद खत्म हो गए थे अनशन के दौरान ही। मेरे ख्याल से 54 दिन का या जो भी 56 दिन का उनका अनशन था, जिनके कारण उनको मृत्यु को वरण करना पड़ा था। तो खैर, 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ, और ज्यों ही संविधान लागू हुआ तो फिर हमारे देश में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग चली। और वो भाषा के आधार पर मांगे बनाने वाले पंजाबी लोग थे, वो यही कह रहे थे कि हमें भी भाषा के आधार पर हमारा भी एक क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन 1966 तक जाते जाते, कब? 1966, 1 नवंबर 1956 को याद रखना, पंजाब राज्य ही था। और इसी पंजाब राज्य का विभाजन होता है 1966 को। और पंजाब राज्य का विभाजन किसका? पंजाब का विभाजन। और पंजाब का विभाजन कितने भागों में होता है साथियों? 3 भागों में। कितने भागों में? 3। जिसमें पंजाबी भाषा का क्षेत्र है वो है पंजाब। एक तो पंजाब था, ठीक है। एक है हरियाणा। कौन सा क्षेत्र है? हरियाणा। और इसके साथ ही एक अपना है, तीसरा था, वो था अपना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। बोर्ड प्रश्न पूछ सकता है, या कोई भी कंपटीशन में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंजाब से कौन से राज्य 3 अलग अलग हुए। तो 2 राज्य, तो एक तो पंजाब खुद था और 2 अलग राज्य, एक हरियाणा और एक हिमाचल प्रदेश। इसके साथ ही ये कब हुआ? 1966 में। अब देखिए साथियों कि पंजाब, अब जो पंजाबी भाषा वाला क्षेत्र है वो पंजाब में है, और पंजाब में सर्वाधिक सिख बहुल्य क्षेत्र है। अब यहाँ पर जो ही 1966 में अलग हुआ पंजाब, तो यहाँ एक 1920 के दशक में एक यहाँ का राजनीतिक दल है। 1920 के दशक में अकाली दल। कौन सा दल? अकाली दल। अकाली दल की स्थापना हुई। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि अकाली दल की स्थापना कब हुई, तो 1920 के दशक में हुई अकाली दल की स्थापना। और इसी अकाली दल ने पंजाब को अलग राज्य बनाने या पंजाबी भाषा या सिखों के लिए महत्वपूर्ण अलग बात करने के संदर्भ में बड़े कदम उठाए थे, जिसमें हम मास्टर तारा सिंह के नाम, मास्टर तारा सिंह को पढ़ेंगे। मास्टर तारा सिंह इन्हीं अकाली दल के नेता थे, पंजाब के धार्मिक नेता भी थे और पंजाब के राजनीतिक नेता भी रहे हैं मास्टर तारा सिंह। कांग्रेस के विरोधी रहे हैं, ठीक है। और एक हम और पढ़ेंगे, अपने संत है हरचंद लोंगोवाल, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो साथियों, इनकी स्थापना ज्यों ही 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ, पंजाब अलग अलग क्षेत्रों में, पंजाब से अलग अलग राज्यों का गठन हुआ पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब खुद, और फिर पंजाब के दूसरा हरियाणा टुकड़ा हुआ, और फिर है हिमाचल प्रदेश। इन तीनों को अलग अलग किया गया। तो अलग करने के बाद 1967 में, 1967 व 1977 में पंजाब में अकाली दल की सरकार बनी। कौन से दल की? अकाली दल की सरकार। अब देखिए साथियों, सरकार 2 बार बनी। 1967 में बनती है, 1970, 1980 से दशक के पहले की बात कर रहे हैं हम। 1977 में भी, 1967 में भी, ज्यों ही 1966 में पंजाब अलग हुआ तो अकाली दल को समर्थन मिला, लेकिन वो पूर्ण बहुमत नहीं मिला था या पूर्ण समर्थन नहीं मिला था। दोनों बार इन्होंने गठबंधन की सरकारें बनाई, लेकिन 1977 में भी उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, 5 वर्ष, और 1967 में भी नहीं हुआ था। उससे पहले वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। केंद्र हस्तक्षेप कर देता है और पंजाब की सरकार को क्या कर देता है? भंग कर देता है। अब देखिए साथियों कि ये अकाली दल था, ये पंजाब के लोगों की बात हक ले रहा था, पंजाब के लिए अलग से, मतलब जो अपना संघवाद का है, संघवाद के पक्ष में बात कर रहा था। केंद्र और राज्य, जो पंजाब राज्य है, उनके संबंधित अलग से बात कर रहा था।
ये स्वायत्ता की मांग कर रहा था, खालिस्तान की मांग कर रहा था, आगे आगे इनकी मांग। लेकिन देखिए दिक्कत कहाँ आ गई साथियों, कि जिस समय 1977 और 1967 में इन्होंने अकाली दल ने अपनी सरकार बनाई, और नंबर एक तो सरकार बनाई तो इनके सामने तीन दिक्कतें महत्वपूर्ण थी। नंबर एक, कौन कौन सी समस्याएं थी, तो अगर हम बात करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ समस्याएं। समस्याएं, और समस्याएं किसको, अकाली दल को। अकाली दल को, अकाली दल को समस्याएं थी कितनी, तीन समस्याओं के बारे में जिक्र मिलता है। पहली, केंद्र द्वारा सरकार भंग करना, सरकार भंग करना, ठीक है। एक तो केंद्र सरकार भंग कर रहा था बार बार, ठीक है। और दूसरी समस्या थी, वो ये समस्या थी कि जो सिख समुदाय था, सिख समुदाय वो पूर्ण रूप से, मतलब ये अलग है, सिख समुदाय पूर्ण रूप से अकालियों का समर्थन नहीं कर रहा था, अकालियों का समर्थन नहीं कर रहा था। और इसके साथ ही साथियों तीसरी बात है, वो ये है कि जो पंजाब में रहने वाले हिंदू लोग थे, पंजाब में या पंजाब की हिंदू संख्या अकालियों के समर्थन में नहीं थी, अकालियों के समर्थन में नहीं थे। ठीक, देखिए तो कौन कौन सी अकालियों के सामने समस्या आई थी। पहली समस्या थी, केंद्र सरकार बार बार विधानसभा को क्या कर रही थी, भंग कर रही थी। दूसरी समस्या क्या थी कि जो सिख समुदाय है वो पूर्ण रूप से अकालियों का समर्थन नहीं कर रहा था, जिसके कारण उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था, बार बार सरकार भंग हो रही थी उनकी। और तीसरी समस्या थी कि अकालियों को पंजाब में रहने वाले सभी हिंदू व्यक्ति है, जो हिंदू है, वे भी उनका क्या नहीं कर रहे थे, समर्थन नहीं कर रहे थे। तो ये उनके सामने क्या थी, दिक्कत थी। एक साथियों हम बात करें 1973 की, तो 1973 में एक उत्सव मनाया गया, एक सम्मेलन किया गया, और वो सम्मेलन था आनंदपुर सम्मेलन। वो भी सिख से इन पंजाब से ही संबंधित है, सिखों से ही संबंधित है। तो साथियों तो देख लिया हमने कि 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ, पंजाब तीन भागों में, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। और यहीं से चंडीगढ़ का विरोध होता है, मतलब विवाद शुरू हो जाता है। इससे भी आगे जाकर विवाद को समाप्त करेंगे। 1920 के दशक में अकाली दल की क्या होती है, स्थापना होती है। 1967 और 1977 में पंजाब में अकाली दल की क्या बनती है, सरकार बनती है। अब देखिए साथियों, आगे हम एक सम्मेलन पढ़ेंगे, और उस सम्मेलन का नाम है मतलब आनंदपुर सम्मेलन। तो अगर कोई भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो भी ले सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे, वही पंजाब की घटना ही है, और ये घटना है 1973 की। कब की घटना है, 1973। और 1973 में एक सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन का नाम था आनंदपुर सम्मेलन। हाँ, तो साथियों हम पढ़ रहे थे कि आनंदपुर सम्मेलन के बारे में। 1973 में आनंदपुर सम्मेलन होता है, और इसमें क्या क्या उसके उद्देश्य, एक सिख समुदाय को स्वायत्ता दी जाए, केंद्र राज्य संबंध, मतलब जो केंद्र राज्य संबंध है उनमें संबंधों में परिवर्तन किया जाए, और परिवर्तन करते संबंधों को क्या किया जाए, और मजबूत किया जाए, और संघवाद को बढ़ावा दिया जाए। कहने का मतलब है उनका पूरा का पूरा सिखों को अपने आप में स्वतंत्रता चाह रही थी, या सिखों को स्वतंत्र होना चाह रहे थे। तो कहीं न कहीं एक अलग से विभाजन, अलग से देश की मांग हो रही थी। तो ये धीरे-धीरे आगे बढ़ते 1980 के दशक में आते हैं, तो यही बात धीरे-धीरे जो केंद्र संघवाद को बढ़ावा देने की है, या केंद्र राज्य की है। तो जब तक अकाली दल नरम व्यक्तियों के हाथ में था, तब तक तो ये बात नहीं आई थी अलग देश की, मतलब अंदर ही अंदर बातें चल रही थी। और ज्यों ही 1880 के दशक के शुरुआती सालों में ही नरम दलों के हाथ से अकाली निकल गए थे, और अकालियों का नेतृत्व गरम दल के लोगों के सामने आ गया था। मतलब
तो उस समय पंजाब एक नया देश की मांग करने लग गया था, और वो नया देश था कौन सा? मतलब अपने खालिस्तान। तो साथियों, कहीं न कहीं आप भिंडरावाला की कहानी सुनी होगी। भिंडरावाला के कारण ही 1984 का जो ये दंगे वगैरह हुए थे, ये करने पड़े थे। तो ख़ैर, आज हम उनके बारे में ज़िक्र नहीं करेंगे, हम अपने अगले कभी एपिसोड में बात करेंगे समय रहा तो, कि भिंडरावाला कौन था और क्या था। अब देखिए, तो ये तो हो गया साथियों आनंदपुर सम्मेलन। उसके बाद अपने जून 1984 की घटना है कि सरकार सिख दंगों को समाप्त करने में सफल नहीं हो पा रही थी, तो सरकार ने ऐसे कदम उठाए कि जिसके कारण कहीं न कहीं सिख कौम को ऐसा लग रहा था कि सरकार हमारे खिलाफ गलत कर रही है, लेकिन देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने और उनकी रक्षा करने के लिए सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने भी पड़ रहे थे। हालाँकि सरकार ने उठाए, कुछ ने इसके पक्ष में फैसले दिए, कुछ ने इसके विपक्ष में फैसले दिए। यहाँ तक कि एक जाँच आयोग बैठाया गया था, नानावती, न्यायमूर्ति नानावती के नेतृत्व में बैठाया था। 2005 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, और उन्होंने कहा था कि 31 अक्टूबर मतलब 1985 को, जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उस दिन बुरी तरीके से सिखों को मारा गया था, लूटा गया था, काटा गया था हिंदुओं के द्वारा, और पुलिस प्रशासन भी ऐसे मौन खड़ा था कि जैसे उनको ये कहा गया हो कि ये लोग जो भी करें या आप जो भी कार्रवाई करो, आपके ऊपर कोई मतलब हस्तक्षेप नहीं करेगा, आपको कुछ नहीं कहने वाला है। मतलब मानो ऐसा हो रहा था, बाकी वास्तविकता में उन्होंने कहा कुछ नहीं था। और उसी समय आगे बनने वाले राष्ट्रपति है, वो भी सिख समुदाय से है, ज्ञानी जेल सिंह। कहीं न कहीं सिखों की बातों को, या सिखों का मन का जो विद्रोह है, जो द्वेष है, जो ईर्ष्या थी उनके मन में, जो सरकार के प्रति उनके मन में नफ़रत थी, उनको कम करने का कहीं न कहीं प्रयास किया गया। तो जून 1984 में पंजाब में क्या हुए? सिख दंगे। पंजाब में सिख दंगे, सिख दंगे हुए, ठीक है? और इन्हीं सिख दंगों के खिलाफ सरकार की ओर से ऑपरेशन ब्लू स्टार, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है। कब चलाया गया? जून 1984 में। और ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों चलाया गया? क्योंकि इनकी कहानी ये है साथियों कि जो आतंकवादी थे, या जो मतलब कहने का मतलब नरमपंथी, माफ कीजिए, गरमपंथी सिख थे, और वे क्या या जो जिन्होंने खालिस्तान की मांग कर रहे थे, वे खालिस्तानी थे। वे अकाल तख्त पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर, और जो भी हमारे सैनिक अंदर जाते तो उनको मार दिया जाता। तो आखिरकार कहीं न कहीं सरकार ने प्रयास तो किया उनको समाप्त करने का, मतलब उन मतलब खालिस्तानियों का विरोध करने का, या खालिस्तानियों को दबाने का, या उनको समझाइश की करने की भी प्रयास किया गया कि भई आप शांति के साथ यहाँ रह जाइए, लेकिन सरकार को उनका कुछ फ़ायदा नहीं मिला। और अगर सरकार को फ़ायदा नहीं मिला, तो फिर सरकार के पास एक ही रास्ता था, और फिर सरकार ने हिंसक क्रांति का तौर मतलब उसने भी वापस ये है तोप चलाने के आदेश दिए, और वो है ऑपरेशन ब्लू स्टार। हिंदुस्तान में और पंजाब में पहली बार ऐसा हुआ कि स्वर्ण मंदिर को भी तोड़ा गया था। हालाँकि बाद में कुछ वापस पुनर्निर्माण भी करवाया गया था। तो 19 जून 1984 में पंजाब में क्या हुए? सिख दंगे हुए, और सरकार की ओर से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, यहाँ सिखों को मतलब बुरी तरीके से मारा गया। लगभग हजारों, 2-3 हजार सिखों की मृत्यु भी होती है। बाकी वाले धर्मों के लोगों की भी मृत्यु होती है, जिनमें हिंदू भी है, अन्य धर्म भी साथ में है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि याद रखना, 31 अक्टूबर, कौन सी डेट? 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के निजी बॉडीगार्ड, ठीक है? इंदिरा गांधी के निजी बॉडीगार्ड, मतलब अंगरक्षक, अंगरक्षक द्वारा प्रधानमंत्री की हत्या।
प्रधानमंत्री की हत्या। और वो कौन थे निजी बॉडीगार्ड? हत्या। ये बात 12th कक्षा की एनसीईआरटी बुक में लिखी गई है कि जो इनके निजी बॉडीगार्ड थे वो अपने सिख थे और उन्होंने जो इंदिरा गांधी का बदला लेने के लिए, क्योंकि 1984 में ब्लू स्टार जो ऑपरेशन चलाने का जो मतलब आदेश किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। तो उन्होंने अपने कौम का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी को क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। और ज्यों ही इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, मतलब हत्या हुई, कभी कभार आपके जहन में आता होगा कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई या हत्या हुई, कहीं अगर आप ठीक ढंग से कभी साक्षात्कार दे रहे हो, बड़े हाई लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर भी यहाँ सोचना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को या किसी महिला को मारा जाता है तो उनकी मृत्यु नहीं होती है बल्कि उनकी हत्या होती है। ये भी कहीं न कहीं हमारी मानसिकता की सोच है, कहीं न कहीं हमारे सोच समझ का विषय है, तो इनके ऊपर भी हमारा दायित्व है कि हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है? तो इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? 31 अक्टूबर 1984 को। और किनके द्वारा? उनके निजी अंगरक्षकों के द्वारा या बॉडीगार्ड के द्वारा। और वे कौन थे? वे सिख थे। ठीक है? हालांकि इनके बारे में इंदिरा गांधी को पहले सूचित किया गया कि हो सकता है आपके जीवन को खतरा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो मैं किसी भी धर्म के प्रति या किसी भी, भले ही मेरे अंगरक्षक मतलब सिख हो, लेकिन फिर भी मैं परिवर्तन करना नहीं चाहती हूँ, मतलब मेरे अंगरक्षकों को परिवर्तन करना या चेंज करना नहीं चाहती हूँ। ठीक है साथियों? तो ये है 1984 के दंगों की बात। अब हम आगे पढ़ेंगे, वो ये पढ़ेंगे कि अपने 1984 के दंगों के बाद जुलाई 1900 मतलब अपने जुलाई 1985 में एक समझौता होता है सरकार और किनके बीच? सरकार और अकाली दल के उस समय के अध्यक्ष और अकाली दल के नेता और पंजाब के धार्मिक नेता और इनके साथ ही जिनका नाम है मतलब जो संत हैं लौंगेवाल। तो लौंगोवाल है, उनके मध्य हुआ था, एक समझौता हुआ था। और इससे पहले जो ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उस समय हिंदू लोगों ने सिखों को बुरी तरीके से मारा था, मतलब, और वहां वापस राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। इनके बाद वापस 1992 में चुनाव होते हैं। क्या स्थिति रहती है हम उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो खैर सरकार भी तुरंत निर्णय नहीं ले पाई थी। सरकार ने कुछ समय बाद निर्णय लिया था। तो देखिएगा, तो 1985 और जुलाई महीने में 1985 जुलाई में कौन सा समझौता हुआ? राजीव गांधी लौंगोवाल समझौता। आपको प्रश्न पूछा जाएगा राजीव गांधी लौंगोवाल समझौता या पंजाब समझौता। पंजाब समझौता, इन्हें पंजाब समझौते के नाम से भी समझौता। ठीक है? कब हुआ? जुलाई 1985 में हुआ। क्या क्या बातें रखी गई? नंबर 1, ठीक है, इनकी क्या है? बातें। बातें का मतलब है इनमें किन किन के संदर्भ में विचार हुआ? चंडीगढ़ को पंजाब को दिया जाएगा, चंडीगढ़ को पंजाब को दिया जाएगा। ठीक है, यहीं से ये चंडीगढ़ का विवाद वहां से शुरू हुआ था। लेकिन बात यहाँ हुई थी चंडीगढ़ किसके पास जाएगा? मतलब पंजाब के पास। हालांकि हम आज भी सुनते हैं कि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। हम आज भी सुनते हैं पंजाब और हरियाणा दोनों का हाईकोर्ट भी कहाँ है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ स्वयं भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके साथ चंडीगढ़ स्वयं केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते अपने खुद के उच्च न्यायालय भी कहाँ ही है? चंडीगढ़ में ही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1985 में पंजाब समझौता या राजीव गांधी लौंगेवाला समझौता में, ये समझौता किन के मध्य हुआ? देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और लौंगोवाला एक व्यक्ति का नाम है। या लौंगेवाला ये धार्मिक नेता है, अकाली दल के अध्यक्ष रहे हैं 1985 में, और इसके साथ ही एक अकाली नेता भी है। और फिर उन्होंने कांग्रेस के साथ क्या कर दिया था? मतलब समझौता कर दिया था, जिसके कारण किसी अज्ञात सिख युवक ने इनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इनको मारकर फेंक दिया गया था। हाँ, तो देखिए, पहला इन्होंने बात की, इन दोनों के मध्य बात हुई राजीव गांधी और लौंगेवाल के मध्य कि चंडीगढ़ को पंजाब को दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात थी कि पंजाब व हरियाणा
पंजाब व हरियाणा के सीमा विवाद को एक आयोग बैठाकर समाप्त किया जाएगा। आयोग बैठाकर समाप्त किया जाएगा। समाप्त किया जाएगा। ठीक है। और तीसरी इनमें बात रखी थी कि अपने पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तीनों राज्यों में रावी व्यास नदी के पानी को लेकर न्यायाधिकरण बैठाया जाएगा। न्यायाधिकरण बैठाया जाएगा। न्यायाधिकरण बैठाया जाएगा, इसका मतलब आप समझते होंगे कि मतलब यहाँ पंजाब, राजस्थान और हरियाणा इन तीनों राज्यों के मध्य रावी और व्यास नदी के पानी को लेकर विवाद था। इस विवाद को समाप्त करने के लिए उन्होंने कहा एक हम और आयोग बैठेंगे। उसके साथ ही पंजाब और हरियाणा का सीमा विवाद था, उसके लिए भी इन्होंने कहा कि एक आयोग बैठाकर इनका भी क्या करेंगे कि भाई इस विवाद को ही समाप्त करेंगे। और चंडीगढ़ को किसे दे दिया जाएगा? पंजाब को दे दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार की ओर से कहा गया, मतलब ये सब बातें इनके मध्य हुई थी और सरकार ने कहा था कि सिख समुदाय को रियायतें दी जाएगी। अब देखिए बातें तो ये सभी की सभी हुई, ये शर्तें भी लिखी गई और ये तय भी हो गया। लेकिन ज्यों ही लोंगेवाल को किसी अज्ञात सिख युवक के द्वारा मारा गया तो लेकिन इन बातों को धरातल पर उतारा नहीं गया और आज भी नहीं उतरा है। जैसा कि हमने पहले भी बात की है, आज भी चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। आज भी पंजाब और हरियाणा के मध्य सीमा विवाद आज भी चल रहा है। और यहाँ तक है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा तीनों राज्यों में रावी विवाद भी, पानी, इन नदियों का पानी का विवाद भी आज भी चल रहा है। ठीक है। तो ये कहने का मतलब है धरातल पर उतरे नहीं, क्योंकि आगे आने वाले लोंगेवाला की मृत्यु मतलब हत्या उसी समय हो गई थी और 1991 चुनाव प्रचार के समय राजीव गांधी भी मारे गए थे, उनकी भी हत्या हो गई थी बम विस्फोट तमिलनाडु में। तो जैसा कि आप सब जानते हो, तो ये भी क्या है 1985 में। अब देखिए साथियों, ये होने के बाद ये सारा का सारा ये आपको सबसे महत्वपूर्ण यही है कि पंजाब में कि पंजाब समझौता कब हुआ और पंजाब समझौते या राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता में क्या की बातें रखी गई, तो इन बातों के संदर्भ में ध्यान रखना। इन सब के बाद 1992 में पंजाब में पहली बार 1992 में पंजाब में विधानसभा चुनाव और कब हुए? 1992 में। देखिए साथियों, यहाँ शांति का तरीका धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोगों को इतना भय था कि केवल और केवल 22% मतदान हुआ। कितना प्रतिशत? 22% मतदान। वापस राष्ट्रपति शासन लगा, याद रखिएगा। 1997 में वापस चुनाव हुए, 1997 में। और इस समय में चुनाव कहां पर? पंजाब विधानसभा। किसने गठबंधन किया? बीजेपी प्लस अकाली दल। मुख्यमंत्री कौन बने? प्रकाश सिंह बादल। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन बने? प्रकाश सिंह बादल। ठीक है, ये बने थे सीएम। ठीक है, उनके बाद धीरे धीरे स्थितियां सुधरने को मिली है, धीरे धीरे स्थितियां सुधरी भी है और सुधार भी है, धीरे धीरे शांति की ओर आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार ये पंजाब का एक क्या है राजनीतिक इतिहास है। वर्तमान में पंजाब में, पूर्व में पंजाब की कांग्रेस सरकार थी जो प्रारंभ में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में, उनके बाद नए मतलब दलित मुख्यमंत्री बनाए गए जिनका नाम चन्नी था और उनके बाद नई विधानसभा चुनाव हुए अभी और केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। और किन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा? मतलब सुप्रीमो तो केजरीवाल ही है, लेकिन जो पंजाब में जो चुनाव लड़ा गया था वो भगवंत मान के नेतृत्व में लड़ा गया था। वर्तमान में भगवंत मान की
सरकार चल रही है। आपको पता होगा, अगर आप करंट के मुद्दों से जुड़े हुए हैं अभी हाल ही में, तो आजकल ही की घटनाएं चल रही है कि भगवंत मान की सरकार को पुनः विश्वास मत प्राप्त करना जरूरी है या नहीं है, इनके बारे में आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो आज के संदर्भ में बात करें तो वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है, और आम आदमी पार्टी से अपना बिलोंग रखते हैं। तो इस प्रकार ये सारा का सारा पंजाब का राजनीतिक घटनाक्रम है साथियों। अगर कोई भी भाई इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। ठीक है साथियों। अब देखिए साथियों, इसके बारे में अब इससे आगे हम एक छोटी सी बात करेंगे सिक्किम की। कौन से राज्य की? सिक्किम की। हाँ, तो अब देखिए सिक्किम क्या था और भारत में किस प्रकार मिल गया, हिंदुस्तान में किस प्रकार मिल गया। पंजाब की बात के बाद हमारी अगली बात है सिक्किम। अब हम बात करते हैं सिक्किम की। जैसा कि हम बात कर रहे थे, पहली बार ही कहा था 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, और जो ही हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय सिक्किम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था, भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम की आकृति एक अंगूठे नुमा आकृति है। हमारा जो थंब होता है, अंगूठा है, अंगूठे नुमा सिक्किम की क्या है? आकृति। और यहाँ यहाँ के राजा को कहा था चोग्यांग। क्या कहा जाता था यहाँ के राजा को? चोग्यांग। चोग्यांग का मतलब होता है राजा, और नाम गयांग। ठीक है, नाम करके राजा थे। तो ये सिक्किम का घटनाक्रम है, 1947 का समय है। तो इस समय तो फिर कहा कि भाई सिक्किम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में खड़ा रखें या अलग रखें। तो फिर उस समय भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, सिक्किम भले ही आपने स्वतंत्र इकाई के रूप में रह सकता है, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था सिक्किम एक संरक्षित राज्य, ऐसा राज्य है, संरक्षित राज्य। और संरक्षित राज्य क्या होता है? संरक्षित राज्य वो होता है कि अ, मतलब सारा का सारा चीज वो खुद करेगा अपना, लेकिन जो सेना है या सेना का प्रभुत्व है या उनमें शांति व्यवस्था किस प्रकार है, उसकी सुरक्षा किस प्रकार है, वो सारा का सारा किसके पास होगा? केंद्र के पास होगा या अन्य राज्य के पास होगा। अब देखिए, तो सिक्किम के पास से उस समय केवल तीन बातें ली गई। एक तो विदेशी मामले लिए गए, विदेशी मामले, ठीक है, इसके साथ ही सुरक्षा, और इसी के साथ संचार। ठीक है, ये किसके पास रहे थे? भारत सरकार। किसके पास रहे थे? भारत सरकार के पास। और बाकी जितने भी थे वो सब किसके पास थे? वो सब सिक्किम के राजा के पास थे। लेकिन साथियों, दिक्कत क्या आई कि सिक्किम के जो राजा थे, वहां की जो सिक्किम के राजा स्वतंत्र रहना चाहते थे। सिक्किम पश्चिम में नेपाल से सटा सटा हुआ है, नेपाल पड़ोसी देश है उसका। अगर हम नीचे दक्षिण की बात करें तो हमारा जो एक और, अगर हम देश की बात करें तो वो है बांग्लादेश, और अगर हम भारत के राज्य की बात करें तो वो अपना राज्य है अपना पश्चिम बंगाल। इसके साथ ही सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम घाटियों का शहर है, और सिक्किम को वहाँ की स्थानीय भाषा में या नेपाली भाषा में अगर बात की जाए तो सिक्किम का अर्थ होता है चावल की घाटी। मतलब ये सिक्किम का क्या होता है? अर्थ होता है। तो सिक्किम की राजधानी के संदर्भ में बात करें तो गंगटोक है, बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, मतलब राज्य है, बहुत ही प्रकृति का सुरम्य वातावरण है। तो हुआ क्या, यहाँ के जो राजा थे वो राजा चाहते थे कि सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य रहे। बाकी बाकी वाले भी जो पड़ोसी देश है, चीन, चीन भी यही चाह रहा था कि सिक्किम एक स्वतंत्र रहे। अगर वहाँ की भाषा की बात करें तो सिक्किम का एक और अर्थ भी है कि जैसे तिब्बत या नेपाली भाषा में सिक्किम का मतलब अर्थ होता है चावल की घाटी। उसी प्रकार सी का अर्थ होता है नवीन, वहाँ सिक्किम की भाषा के अनुसार। और किम का अर्थ होता है कि कोई घर है या कोई महल है। तो इनके ऊपर ही इनका नया नाम पड़ गया था, दोनों मिलना के सिक्किम, अर्थात नवीन घर या नवीन महल। तो भारत सरकार ने सिक्किम से प्रारंभ में क्या लिए? विदेशी मामले, सुरक्षा, संचार और सुरक्षा और संचार। तो इनके बाद फिर धीरे धीरे जनता ने वहां विद्रोह करना शुरू कर दिया। जनता ने विद्रोह इसलिए करना शुरू कर दिया, जनता ने कहा कि हम भारत के पक्ष में हैं। हम किसके पक्ष में? भारत के पक्ष में। वास्तविकता में वहां जनमत करवाया गया, तो जनमत में लगभग
97% लोगों ने भारत के पक्ष में रहने की बात की। लोगों ने भारत के पक्ष में रहने की बात की। कितने लोगों ने? 97 प्लस लोगों ने, 97% से भी अधिक वहां की जनता थी। उन्होंने कहा था कि हम कहाँ रहेंगे? हिंदुस्तान में रहेंगे, अर्थात भारत में रहेंगे। तो इसके कारण यहाँ के राजा को आखिरकार दबाया गया। जो कहा गया किसके कारण? 1970 के दशक में इंदिरा गांधी जी का ये सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि अच्छे इंदिरा गांधी के अच्छे कामों में से एक काम ये भी है। तो फिर इंदिरा गांधी ने 35वां संविधान संशोधन करवाया। संविधान संशोधन कब करवाया? 1974, 1974। और इसमें सिक्किम को कैसा राज्य बनाया? संरक्षित राज्य का दर्जा दिया, संरक्षित राज्य। और आपको पता होगा आर्टिकल 2 में भी संशोधन किया गया। आर्टिकल 2 में भी क्या किया गया? संशोधन। फिर वापस 35वें के बाद 36वां संविधान संशोधन किया गया, संविधान संशोधन। और इस 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को क्या कर दिया गया? एक भारत का राज्य बना दिया गया। और कौन सा राज्य? 22वां राज्य बनाया गया। ये भी इंदिरा गांधी का ही कार्य है। तो याद रखना, 35वां संविधान संशोधन जिसके तहत सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा 1974 में, 36वां और अनुच्छेद 2 में संशोधन किया गया, संरक्षित राज्य की अलग से बात की गई। 36वां संविधान संशोधन 1975 में, और इसमें सिक्किम को हिंदुस्तान का 22वें राज्य का दर्जा दिया गया, मतलब 22वां राज्य बनाया। यहाँ से राज्यसभा की सीट भी एक है, लोकसभा की सीट भी यहाँ एक ही है। और सिक्किम की खुद की अगर विधानसभा की सीटों की बात करें तो 32 है। हम राजनीति के विद्यार्थी है तो कुछ हमें थोड़ा बहुत इनके संदर्भ में वर्तमान राजनीति के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए साथियों, हमने यहाँ देखा कि यहाँ आर्टिकल 2 में संशोधन किया गया। जहां आर्टिकल 2 में 35वें संविधान संशोधन में संशोधन किया गया, उस शब्द को वापस 36वें संविधान संशोधन में क्या कर लिया गया? हटा लिया गया। और कब सिक्किम 22वां राज्य बना? तो अगर डेट याद करना चाहो तो वो है आपके 15 मई 15 मई 1975 को सिक्किम 22वां राज्य बना। ठीक है, 15 मई 1922 को 15 मई 1975 को ही तत्कालीन राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का नाम याद रखो, तो राष्ट्रपति का नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, महामहिम फखरुद्दीन अली अहमद ने 15 मई 1975 को क्या कर दिया गया? उस सिक्किम विधेयक पर हस्ताक्षर किए। और ज्यों ही सिक्किम विधेयक का मतलब 36वें संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर किए और 36वां संविधान संशोधन लागू हो गया और सिक्किम क्या हो गया? 22वां राज्य बन गया। और जिस समय ज्यों ही 22वां राज्य बना तो फिर हिंदुस्तान की सेना ने वहां के राजा के महल को चारों ओर से घेर लिया और वहां के राजा को, मतलब नाम जोग्यांग है अर्थात चोग्यांग है वहां का राजा, उनको क्या कर लिया गया? घेर लिया गया और उनको उसी महल में क्या कर लिया गया? नजरबंद कर लिया गया। आज सिक्किम की राजनीतिक व्यवस्थाएं ठीक चल रही है। सिक्किम की जनता आज भी हिंदुस्तान के पक्ष में है, भारत के पक्ष में है, और सिक्किम एक अच्छे विकास के तौर पर आगे बढ़ रहा है। तो नमस्कार साथियों,